भारत के भुगतान संतुलन के असंतुलन को दूर करने के उपायों की चर्चा कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा इनडायरेक्ट है, थोड़ा स्मार्ट है। क्यों है? क्योंकि आपको बताया नहीं है कि भारत में जो भुगतान असंतुलन है वो किस दिशा में है। भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है? भारत में निर्यात ज़्यादा होता है या आयात ज़्यादा होता है? ठीक, आमतौर पर हम लोग ऐसे लोग हैं जो लोग आयात बहुत ज़्यादा करते हैं। आता बहुत कुछ है हमारे देश में, जाता कम है। ये कोई खुशी की बात नहीं है। हम लोग कम चीज़ें बना करके दुनिया भर को दे पा रहे हैं और दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें मंगा रहे हैं वैल्यू के टर्म्स में। खास तौर से कच्चा तेल है हमारे देश में है नहीं, प्राकृतिक गैस, इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। आयात को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, इम्पोर्ट। ठीक, तो होता क्या है, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम लोगों का ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है ना। आपने स्वदेशी जागरण मंच की बात सुनी होगी। महात्मा गांधी जी ने भी विदेशी कपड़ों को जलाया था, होली जलाई जाती थी विदेशी कपड़ों को। क्यों? स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे देश का पैसा बाहर जाने लग जाता है अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी वस्तुओं का सेवन करते हैं। बहुत सारे हैं, चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स हमारे देश में आते हैं, हुंडई है, सैमसंग भी कोरियन है, बहुत विवो, ओप्पो, ये सारे चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, शियोमी है। तो अभी क्या होता है कि हमारा सबसे पहले आपको आइडिया यहाँ पर क्या लगना चाहिए कि भाई ये जो बात की जा रही है भुगतान संतुलन के असंतुलन को, तो असंतुलन किस दिशा में है आपको समझ में आना चाहिए कि निर्यात है कम, आयात है ज़्यादा, ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, लेकिन निर्यात और आयात तो वास्तव में हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति को प्रभावित करते हैं। जो प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा? वो प्रभाव ये पड़ा कि फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा है, विदेशी मुद्रा कोष जो है, उसके ऊपर दबाव रहता है, वो कम होने की तरफ दबाव रहता है, वो कम हो सकता है। तो कहाँ कहाँ से पैसे ला सकते हैं? पैसे लाए जा सकते हैं सबसे पहले तो भाई इस स्थिति को बदलो ना, निर्यात को बढ़ाओ और आयात को कम करो। तो क्या होना चाहिए? निर्यात को प्रोत्साहन, सरकार प्रोत्साहन दे। कैसे दे सकती है प्रोत्साहन? सरकार निर्यात पर जो भी आप चीज़ें बना रहे हो एक्साइज ड्यूटी लगाती है, उत्पादन शुल्क लगाती है कि नहीं लगाती है? लेकिन सरकार कह दे कि अगर आप निर्यात करने के लिए चीज़ें बना रहे हो तो हम उत्पाद कर कम कर देंगे, है ना। तो कमी की जानी चाहिए निर्यात संबंधित जो कर है उनमें भी, और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में भी अलग से टैक्सेस को कम किया जा सकता है। देश में उद्योगों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। देश में ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि लोग अच्छे से काम कर पाए, उद्योग अच्छे से मिल पाए। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अब पता चला आपके यहाँ पर कोई भी चीज़ बनी, कालीन बनाए, कालीन कितने का बना? 10,000 रुपये का। ठीक, अच्छा, चीन में कालीन कितने का बना? 11,000 रुपये का। अब दोनों लोगों ने जाकर के कालीन बेचा अमेरिका में, तो अमेरिका वाले तो कहेगा भारत का तो कालीन सस्ता है तो भारत का कालीन खरीद लेगा, चीन का नहीं खरीदेगा। लेकिन भाई कालीन यहाँ से बना बनाया सीधे सीधे थोड़ी पहुँच जाता है, रास्ते में आती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और भारत में सड़कें हैं खराब। अब वही 10,000 का जो था उस पर 4,000 रुपये लग गया किराया, और चीन वाले में किराया लगा 2,000 रुपये का। तो चीन का जो कुल लागत लगी वो बन गई 13,000 की, आपकी हो गई 14,000 की। तो अब चीन का सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा? क्योंकि उनका सस्ता पड़ गया। सस्ता क्यों पड़ गया? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर अच्छा है, वहाँ की सड़कें, वहाँ पर निर्यात आयात, ये सारी चीज, सॉरी निर्यात आयात नहीं, यातायात व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कुल मिलाकर के आप निर्यात को प्रोत्साहन दो, पहली चीज़। और दूसरा है कि आप आयात में कमी करो। आयात में कमी कैसे की जा सकती है? बहुत सारे तरीके हैं। अभी हमारे देश में सबसे ज़्यादा आयात किस चीज़ का होता है? क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का हम लोग करते हैं। कच्चे तेल को कैसे हटाया जा सकता है? सौर ऊर्जा अपनाओ, विंड मिल्स को ज़्यादा प्रयोग करो, बिजली बचाओ, गाड़ी से कम घूमो, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, ये सारी चीज़ें हैं। आयात करों में आप वृद्धि कर दो। सरकार कह देगी नहीं, बाहर से जबरदस्ती कोई ऐसी चीज़ खरीदो तो टैक्सेस बढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि करना मुश्किल होता है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं टैक्सेस को कम कराने की दिशा में बहुत दिनों से काम कर रही हैं भूमंडलीकरण के नाम पर, और सरकार उस तरह के दबावों को झेल करके आगे नहीं बढ़ पाती है। तो सरकार ये सारी चीज़ें कई नहीं कर सकती, बट फिर भी हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, फिर विदेशी ऋणों का प्रयोग। अब सरकार ने क्या किया? बाहर से ऋण ले लिया तो फॉरेन एक्सचेंज में सीधा सीधा डॉलर्स आ गए ना। मान लीजिए हम अमेरिका के पास थे झोली फैला करके, और हमने उन्हें बोला कि आप लोग हमें 200 बिलियन डॉलर का लोन दे दीजिए, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आ गया कि नहीं आ गया? अब ये लोन आपका आ तो गया, तो जिस टाइम पर आपकी एकदम से हालत खराब हो उस टाइम पे तो आपको मदद कर दी, लेकिन ये आपको उन्होंने दान थोड़ी दे दिया है। ये जब वापस करोगे तो क्या हो जाएगा? भुगतानों को अदा करते समय कठिनाई होगी, यानी कि ये आपको टेम्परेरी बेनिफिट देता है। तो जो परमानेंट वाली चीज़ है वो तो आपको निर्यात और आयात के
की जो स्थिति है उसको बदलने से ही आएगा। भारत में सर्विसेज को आप बढ़ाओ, अपने देश का मानव संसाधन अच्छा करो। आपके देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिकन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, आप ऐसे देश में लोगों को लेकर क्या हो कि आपके देश की कंपनी अमेरिका में जाकर के काम अच्छा कर रही हो, है ना, तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है। अच्छा, विनिमय नियंत्रण भी एक तरीका होता है, हम लोग इसमें एक्सचेंज को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि देश क्या करता है, अपने देश की मुद्रा की कीमत को निर्धारित करने में थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर देता है। मान लीजिए हम लोग रुपए को सस्ता करते हैं, क्या करते हैं, रुपए को सस्ता करते हैं। अगर रुपए सस्ता हो जाएगा तो भारतीय वस्तुओं की कीमत, भारतीय सामान की कीमत अमेरिकन डॉलर्स के टर्म्स में सस्ती हो जाएगी, तो अमेरिका के लोग ज़्यादा भारत का सामान खरीदने लग जाएंगे। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन ये भी बहुत हद तक थोड़ा सा शक की निगाह से और बुरी नज़र से देखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में। चीन ऐसा बहुत कुछ किया करता था, तो चीन को बुलाता है कि चाइना इज अ करेंसी मैनिपुलेटर, वो अपनी मुद्रा में छेड़खानी करके इस तरह का काम करता है, जिसके और भी अलग अलग लेवल पर निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं राजनीतिक स्तर पर। और ग्लोबलाइजेशन में जब हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो उसमें समस्या आ रही होती है, लेकिन कुल मिलाकर के जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है वो क्या है, निर्यात बढ़ाओ और आयात को कम करो। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, मैंने बताया था कि सीमांत में कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और औसत उत्पाद की अवधारणाओं को समझाइए। टेबल बना सकते हो और इसमें भी बहुत ही आसान है। कुल उत्पाद क्या होता है, एक निश्चित अवधि में उत्पादन के साधनों की किसी विशेष मात्रा से फर्म द्वारा उत्पादित उत्पादन का कुल जोड़ कुल उत्पाद कहलाता है। ठीक, उत्पादन के साधनों की किसी विशेष मात्रा से, मतलब आपने 3 इकाई लेबर लिया, 4 इकाई आपने कैपिटल लिया, ठीक, तो कोई निश्चित मात्रा के लिए जो कुल उत्पादन हो रहा है उसकी बात करोगे। अच्छा, औसत उत्पाद, अब आप ये सोचो कि यहाँ पर 3 लेबर है और 4 कैपिटल यानी कि 4 इकाई पूंजी लगी हुई है, तो आप पूंजी के हिसाब से निकालोगे या फिर श्रम के हिसाब से निकालोगे, लेबर के हिसाब से निकालोगे या कैपिटल के हिसाब से निकालोगे। इसीलिए कुल उत्पाद छोड़ करके जब भी हम लोग सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद की बात करेंगे ना, तो वहां पर हमेशा ही हम लोग एक और लेटर का यूज करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर APL लिखा हुआ है, एल का मतलब क्या हुआ, लेबर, लेबर का मतलब क्या होता है, श्रम। तो औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद की जो गणना है वो लेबर के टर्म्स में ही होगी या फिर कैपिटल के टर्म्स में ही होगी, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर उत्पादन के कारक के टर्म्स में होगी। ऐसा नहीं आप बोल दोगे कि औसत उत्पाद जो है वो इतना है, क्यों, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि औसत आप लेबर से डिवाइड करके निकाल रहे हो या फिर आप औसत जो है वो कैपिटल से डिवाइड करके निकाल रहे हो। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है तो आपको वीडियोस देखने चाहिए हमारे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसके बाद बहुत डिटेल में क्यों की थी। अच्छा, लेकिन जो सीमांत था उसकी तो बात अभी तक की ही नहीं, तो कर लेते हैं। सीमांत में क्या होता है, सीमांत में होता है 3 लेबर थे और 4 आपका कैपिटल है, 4 कैपिटल मान लीजिए फिक्स्ड है, तो आपने 36 वस्तुओं को बनाया, आपने चौथा लेबर लगाया तो आप 42 वस्तुओं को बना पा रहे हो। तो जब आपने नया लेबर लगाया तो कितना, एक नया लेबर लगाया, अगला लेबर, तो एक नया लेबर आने से कितनी नई वस्तुएं बन गई, 6। तो ये जो 6 है ये चौथे लेबर के लिए सीमांत उत्पाद है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर इज इक्वल टू 4, जो है वो आपका 42 में से आपने 36 को घटाया तो आपको जो 6 मिला था ये आपका हो गया। तो ये कैसे निकाला था, ये TPL है, यानी कि क्या है, ये है आपका टोटल प्रोडक्ट जब लेबर 4 है, उसमें से आपने टोटल प्रोडक्ट जब लेबर आपका 3 है उसको घटा दिया तो आपको उत्तर मिल गया था। ठीक, आपको उदाहरण से समझ में आया होगा, बाकी जो परिभाषा है वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, साथ ही में ये जो PDF है ये आपकी अवेलेबल रहेगी, फ्रीली अवेलेबल, इसको हम लोग नहीं रखते हैं क्योंकि रिटन मटेरियल की कंटेंट है उसमें मिल जाती है सारी चीज़ें। तो जिन्होंने भी रिटन मटेरियल परचेस किया हुआ है, कोर्स पैकेज हमारा लिया हुआ है, उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को ये मिल जाएंगी। ठीक, अच्छा, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। तटस्थता वक्र, इसके ऊपर भी प्रश्न आता ही आता है, कुछ ना कुछ आता है, इसकी विशेषता क्या है, कुछ ना कुछ आपका तटस्थता वक्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व्स। इसके विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की शर्तों को समझाइए। अच्छा, ये सारी कहानी लिखी हुई है, आप पॉज करके चाहो तो इसको देख सकते हो। इससे अच्छा मैं आपको इसको फिर से समझा देता हूँ। जो ग्राफ बनता है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही आसान भी होता है, इसको देख लेते हैं आराम से। ये आपके इस तरह के जो बने हुए हैं ना, ये आपके होते हैं इंडिफरेंस कर्व्स। अच्छा, तटस्थता वक्र, अच्छा, जो जितना ऊपर है, यानी कि ये ज़्यादा ऊपर था ना बाहर वाला, इस पर उतनी ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, इसमें उतनी ही ज़्यादा उपयोगिता होगी। क्या हो जाएगी, जो भी आपका कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको उतनी ज़्यादा उपयोगिता मिल रही होगी। अच्छा, अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि अच्छा इस पर ज़्यादा उपभोक्ता है, लेकिन ये जो आपका IC2 है उसमें इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर,
और इस बिंदु पर जो उपयोगिता है उनका स्तर की क्या तुलना है। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पर जितनी उपयोगिता है उतनी ही यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस सारे बिंदुओं पर जो उपभोक्ता है वो तटस्थ है। तटस्थ मतलब इनडिफरेंट है, उसे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ये वाला कॉम्बिनेशन संयोग दो, चाहे आप उसको ये वाला कॉम्बिनेशन दो वस्तु x और y का, ठीक, वो दोनों ही, यानी कि चाहे आप उसको 2 केले और 4 आम दे दिए या आपने 3 केले और 3 आम दिए, उदाहरण के लिए मान लेते तो हो सकता है कि जितनी वैल्यू वो इस बंडल को कर रहा है उतनी ही वैल्यू इस बंडल को कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि इन दोनों संयोगों के बीच में हमारा उपभोक्ता तटस्थ है, इनडिफरेंट है। एक बहुत महान कवि हुआ करते थे हिंदी में, रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने एक तरह कविता लिखी हुई थी, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। कोई द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है ना, और उसी प्रांगण में बहुत सारे बड़े बड़े धनुर्धारी और ये सारे लोग बैठे हुए हैं। जो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं और आपकी आंख के सामने अगर किसी भी तरह का अत्याचार हो रहा है और आप चुपचाप बैठे हुए हो, तो समय ये भी कहेगा कि आप भी अपराधी थे, है ना। तो तटस्थ मतलब क्या होता है? जो लोग इनडिफरेंट है, जिन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर उपभोक्ता को इसमें किसी भी बिंदु पे फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं तटस्थता वक्र। अच्छा, तो ये तो हमारे तटस्थता वक्र हो गया। तटस्थता वक्र के साथ ही हमें आवश्यकता पड़ती है उपभोक्ता संतुलन निकालने के लिए बजट रेखा की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? बजट रेखा की। तो ये आपकी बजट रेखा होगी। बजट रेखा सीधी ही बनाते हैं हम लोग, एकदम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, बस खाली उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा मार्क कर दिया। अब बजट रेखा और तटस्थता वक्र जहां पर जिस बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं, तो देखो यहाँ पर स्पर्श हो रहा है, तो जिस बिंदु पर स्पर्श करते हैं वही आपका बिंदु उपभोक्ता संतुलन को बता देता है। जैसे जैसे आप मूल बिंदु के समीप जाओगे वैसे वैसे उपभोक्ता जो है उस तटस्थता वक्र की उपयोगिता कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे बाहर जाओगे वैसे वैसे उपयोगिता बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर इस बजट रेखा को देखकर के क्या समझ में आ रहा होगा? बजट रेखा में हम लोगों ने भी बात की थी बजट सेट की। भाई ये जो हमारे बजट रेखा है इसके अंदर का ही तो कोई भी वस्तु जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है, और अधिकतम जो इस बजट रेखा पर लाई कर रहा हो उसके बाहर तो उस व्यक्ति की खरीदने की क्षमता ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी आमदनी के बाहर की चीज हो गई। तो बाहर वाले तटस्थता वक्र में भले ही आपको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही हो, लेकिन वो अचीव नहीं किए जा सकते हैं। मेरी यूटिलिटी मिलेगी, मुझे एक BMW गाड़ी दे दो, मुझे घर दे दो, कुछ भी हो सकता है मान लीजिए, लेकिन मैं उतना खरीद ही नहीं सकता, तो वो तो अनअचीवेबल हो गया ना। इसलिए अचीवेबल क्या है? अचीवेबल जो है वो आपका मैक्सिमम आपकी बजट रेखा पर आने वाला बिंदु ही बता सकता है, इस पर ही वो बिंदु हो सकता है। और इसमें कोई ऐसा बिंदु जो अधिकतम ऊंचाई वाले तटस्थता वक्र को टच कर ले जाए वो बिंदु ही आपको क्या देगा? उपभोक्ता संतुलन वाला बिंदु बता देगा। तो यहाँ पर ये आपको वस्तु x का कितना यूज करना है, कितनी इकाइयों का, और वस्तु y की कितनी इकाइयों का यूज करना है, इसकी m बोल दिया, इसको l बोल दिया, ये पॉइंट आपको दे देता है उपभोक्ता संतुलन। ये पूरा विश्लेषण हो गया, पूरी कहानी आप इसको फिर से देख सकते हो, ये पूरा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये MRS लिखा हुआ है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है, कि आप एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बदले लेते जा रहे हो और आपकी उपयोगिता में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। इसका मतलब जो हमारा तटस्थता वक्र होता है ना, उसका ये प्रवणता होती है। क्या होती है? प्रवणता। और बजट रेखा की प्रवणता क्या होती है? ये होती है प्राइसेस, कीमतों का अनुपात। ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं जिस बिंदु पर, उसी बिंदु पर हमें इस तरह का उपभोक्ता संतुलन वाला पॉइंट मिलता है। और तीसरी चीज तो एकदम ऑब्वियस है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि जो हमारा कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, वो कैसा होगा? वो उन्नतोदर होगा। वो कैसा हो जाएगा? जो भी आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष कैसा होगा? इस टाइप का ही जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि मूल बिंदु ये है तो आपका ऐसा बनने लग जाए। ऐसा कुछ बना करता था क्या? ऐसा कुछ बनता था, जिसको हम लोग बोलते थे क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। उत्पादन पॉसिबिलिटी का क्या था? संभावना वक्र। हाँ, उत्पादन संभावना वक्र हम लोग इसको बोला करते थे हिंदी में। तो ऐसा कुछ बना करता था। ठीक, ये सारी चीजें लिखी हुई, इसको भी आप देख सकते हो। इस पर प्रश्न आता है, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में समझाया। फिर अगला प्रश्न आता है, बाजार को परिभाषित कीजिए। बाजार के मुख्य तत्व तथा विशेषताएं क्या हैं? बाजार में एक ही वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है? जहां से हमारा प्रश्न हुआ दीर्घ उत्तरी प्रश्न, उसके पहले के सारे प्रश्न कर लिए हैं। इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में, अगले पार्ट में देखेंगे। एक साथ भी आप देख सकते हो, फिर अलग अलग पार्ट्स में भी हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है।